किसी गांव में जानवी अपनी माँ के साथ रहती थी। उन्हीं के साथ प्रिया नाम की एक लड़की रहती थी जो कि उनके घर में नौकरानी का काम करती थी। वैसे तो पहले प्रिया की माँ वहाँ नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अचानक एक दिन उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद प्रिया वहाँ आकर काम करती थी। प्रिया बहुत गरीब थी और उसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए जानवी के कहने पर उसकी माँ उसे अपने घर पर रख लेती है। जानवी बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन जानवी की माँ प्रिया को अपने घर में रख तो लिया, लेकिन हमेशा उसके साथ बुरा व्यवहार करती रहती थी। जानवी की माँ प्रिया के साथ जो भी गलत करती थी, ये सब देखकर जानवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और जानवी का जन्मदिन आ जाता है। जिस दिन जानवी का जन्मदिन होता है, उसी दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, इसलिए जानवी अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ, आज मेरे जन्मदिन के साथ साथ प्रिया का जन्मदिन भी है। मैं सोच रही थी कि मेरे जन्मदिन की पार्टी इतनी बड़ी हो रही है, इसलिए क्यों ना प्रिया भी मेरे साथ अपना एक केक काट कर खुश हो जाए। बेचारी सारा दिन अकेले हमारे घर का काम करती रहती है, इसलिए कम से कम आप उसके जन्मदिन वाले दिन आप उसे एक भी काम मत करवाना। जानवी, तेरे कहने पर मैंने उसे इस घर में रहने के लिए जगह दे दी, उसे खाना भी देते हैं, इसलिए उसके लिए इतना काफी है। अगर इससे ज्यादा हम उसे देने लगे तो सिर पर चढ़ जाएगी। तुझे अभी नहीं पता ये गरीब लोग कैसे होते हैं। माँ, मैं तो आपको समझा समझा कर थक चुकी हूँ, जो आपको ठीक लगे वही करो। इतना बोलकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी की माँ ने उसे जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस दिलवाई थी। उसमें से एक ड्रेस लेकर जानवी प्रिया के पास जाती है और उससे बोलती है, प्रिया, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है और मुझे पता है माँ तुम्हें कुछ भी नहीं दिलाने वाली है, इसलिए मैंने अपने जन्मदिन के लिए 2 ड्रेस खरीदी थी, उसमें से एक तुम रख लो। जानवी, तुम मेरे लिए इतना सोचती हो, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं अपने जन्मदिन पर तुम्हारी दी हुई ड्रेस जरूर पहनूंगी। मैं अपने जन्मदिन के लिए एक छोटा सा केक बना लूंगी, लेकिन तुम मेरी वजह से नम्रता आंटी से झगड़ा मत करना। प्रिया की बात सुनकर जानवी वहाँ से चली जाती है। जानवी के यहाँ से जाने के बाद नम्रता प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुन, आज घर के कामों के अलावा तुझे सारा घर भी सजाना है। जानवी के जन्मदिन में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं, इसलिए खाना भी बहुत सारा बनाना है। सब कुछ तुझे अकेले ही करना है, इसलिए अभी से ही काम में लग जा। हाँ, मैंने सारी तैयारी करनी शुरू कर दी है। मैंने जानवी से उसके दोस्तों की मनपसंद खाने के बारे में पूछ लिया था, इसलिए मैं वो सब बना दूंगी। देख प्रिया, अपनी माँ के जाने के बाद तू उसकी जगह इस घर में काम करती है और मैंने तुझे इस घर में रहने की जगह भी दी है, लेकिन जानवी चाहती है कि मैं तेरे साथ वैसा बर्ताव करूं जैसा कि मैं जानवी के साथ करती हूं, और ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। भला जिस तरह मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, उस तरह मैं एक नौकरानी के साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं तुझे यही बोलने आई थी कि तू मेरी बेटी के जन्मदिन के पार्टी में बिल्कुल नजर नहीं आएगी, वरना जानवी का सारा ध्यान तेरे पर ही रहेगा। पार्टी खत्म होने के बाद जो भी बचा होगा वो तुझे खाने के लिए मिल जाएगा। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। नम्रता की बातों का प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सब अनदेखा कर अपने काम में लग जाती है। इस तरह उस दिन प्रिया का भी जन्मदिन था, लेकिन प्रिया घर का सारा काम करती है, घर सजाती है और खाना बनाती है। जैसे ही सारा काम खत्म होता है, नम्रता जानवी से छुपकर प्रिया को थोड़ी देर के लिए घर से बाहर निकाल देती है। थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाते हैं और जानवी केक काटने वाली होती है। तभी जानवी अपनी माँ से पूछती है, माँ, मुझे प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही है। उसने इतना टेस्टी खाना बनाया है और अब पता नहीं कहाँ चली गई। तू ही उसे अपना दोस्त मानती है और उसे इतना सर पर चढ़ा रखी है। देखा, तेरे बर्थडे पार्टी से चिढ़कर कैसे बाहर चली गई है। नम्रता की बातों का जानवी पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो समझ जाती है कि उसकी माँ ने ही जानबूझकर प्रिया को घर से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ प्रिया एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। आज मेरी माँ होती तो मेरा भी जन्मदिन मनाया जाता। बेशक हमारे पास इतने पैसे नहीं, लेकिन फिर भी माँ हमेशा मेरे जन्मदिन पर बड़ा सा केक लेकर आती थी। नम्रता आंटी की कोई भी बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा, लेकिन आज उन्होंने मुझे जानवी के बर्थडे पार्टी में नहीं रहने के लिए घर से बाहर निकाला। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।
तभी एक परी भागते हुए प्रिया के पास आती है और बोलती है, सुनो लड़की, यह कहीं आसपास मेरी जादुई छड़ी गुम हो गई है। क्या तुम मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद करोगी? अगर सूर्यास्त होने से पहले मेरी जादुई छड़ी नहीं मिली तो मैं कभी भी परीलोक वापस नहीं जा पाऊंगी। परी की बात सुनकर प्रिया वहाँ हर जगह जादुई छड़ी ढूंढने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद प्रिया को जादुई छड़ी मिल जाती है। ये जादुई छड़ी आपकी है क्या? हाँ, ये मेरी ही जादुई छड़ी है। तुमने मेरी जादुई छड़ी ढूंढने में मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने तुम्हें रोते हुए देखा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम क्यों रो रही थी? कुछ सालों पहले मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद से मैं उनकी जगह नम्रता आंटी के घर पर काम करती हूँ। आंटी ने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी, लेकिन कभी भी मुझसे सही से बात नहीं की। आज मेरा जन्मदिन है और उन्होंने मेरे से सारा काम करवाकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन जरूर सेलिब्रेट करूँगी। इतना कहकर परी वहाँ एक केक प्रकट कर देती है और उसके बाद प्रिया के फटे पुराने कपड़ों को एक सुंदर सी फ्रॉक में बदल देती है। उसके बाद परी कहती है, प्रिया, ये एक जादुई केक है और इस जादुई केक को खाकर तुम्हारे अंदर भी जादुई शक्तियाँ आ जाएगी। उसके बाद तुम घर के सारे काम बहुत जल्दी जल्दी कर सकती हो और अगर तुमने किसी बीमार इंसान को अपने हाथों से छुआ तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद परी प्रिया का जन्मदिन सेलिब्रेट करती है और प्रिया को अपने हाथों से केक खिलाती है। थोड़ी देर बाद प्रिया परी को धन्यवाद करके नम्रता के घर वापस फटे पुराने कपड़ों में लौट आती है। चल, अब जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई है और बहुत सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, जा जाकर साफ कर ले। और हाँ, थोड़ा सा केक बच गया है, जाकर खा लियो। इतना बोलकर नम्रता वहाँ से चली जाती है। अब प्रिया के अंदर जादुई शक्तियाँ थी, जिसकी मदद से वो 1 मिनट में घर की सफाई भी कर देती है और सारे बर्तन भी धो देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अचानक नम्रता को बहुत जोर से बुखार हो जाता है। जानवी अपनी माँ को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास दिखाती है, लेकिन फिर भी नम्रता ठीक नहीं हो रही थी। जानवी, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा समय तक जिंदा रह पाऊंगी। प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है। मैं हमेशा उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करती रही, लेकिन उसने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। मेरे जाने के बाद तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। जानवी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत रो रही होती है। तभी प्रिया उसे बोलती है, जानवी, मेरे पास जादुई शक्ति है। जन्मदिन वाले दिन जब नम्रता आंटी ने मुझे घर से बाहर जाने के लिए कहा था, तो मैं एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई और वहीं एक परी आई और उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। परी के पास एक जादुई केक था और वो जादुई केक खाकर मेरे अंदर जादुई शक्तियाँ आ गई और अब मैं किसी भी बीमार व्यक्ति पर हाथ फेरकर उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर प्रिया नम्रता के पास जाती है और उसके सर पर हाथ रखती है। उसके ऐसा करते ही नम्रता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। नम्रता प्रिया से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से नम्रता प्रिया को अपनी बेटी जानवी की तरह प्यार करती थी और सब एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे थे। बहुत समय पहले की बात है। आरोही अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी दिल्ली शहर में रहा करती थी। गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए आरोही अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के घर रामपुर जा रही थी। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी और पूरे रास्ते अपने माता पिता से बातें कर रही थी। मम्मी पापा, कितने दिन बाद हम गांव घूमने जा रहे हैं। मैं तो वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करूँगी। भाग जाऊंगी, वहाँ पर आम खाऊंगी, लीची खाऊंगी, सुबह सवेरे उठूंगी, चिड़ियों की आवाज सुनूंगी, अच्छा अच्छा मौसम देखूंगी। गांव में कितना ज्यादा मजा आता है। थोड़े से दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। हाँ आरोही बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। गांव में बहुत ज्यादा मजा आता है और तुम वहाँ जाकर बहुत एंजॉय करना। तुम खुश तो हम भी खुश। तुम्हारी खुशी के लिए ही तो गांव जा रहे हैं, वरना तुम तो जानती हो तुम्हारे पापा को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इस तरह हंसी खुशी पूरा परिवार गांव की ओर बढ़ रहा था, लेकिन किसको क्या पता था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्या दुर्घटना घटने वाली है।
इस हंसते खेलते परिवार को किसकी नजर लगने वाली है। कुछ ही समय बाद एक हादसा होता है जिस कार में आरोही जा रही थी अपने माता पिता के साथ। उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में आरोही के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। आरोही को कुछ चोटें आती हैं और जब इस बात की खबर आरोही के चाचा किशोर दास को लगती है तो वह तुरंत हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं और आरोही को दिलासा देते हैं। आरोही का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, ये हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? अभी थोड़ी देर पहले हम कितने ज्यादा खुश थे, मम्मी पापा मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक ये हादसा हो गया और मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चले गए। अब मैं क्या करूँगी, किसके सहारे रहूँगी? चाचा जी, ये क्या हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश मैं भी मम्मी पापा के साथ उनके साथ चली जाती तो अच्छा रहता। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी? आरोही बेटा, मैं तुम्हारे मम्मी पापा की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी, ठीक है बेटा? इस तरह आरोही के चाचा आरोही को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी आरोही की चाची महिमा वह आग बबूला हो रही थी। कुछ समय बाद आरोही के माता पिता का दाह संस्कार हो जाता है। घर जाने के बाद महिमा अपने पति से कहती है, देखो जी, आपने इस मनहूस की जिम्मेदारी उठाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी हमारे घर में तो जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना पड़ेगा, वरना इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। कह दीजिए चली जाएगी शहर और वहीं रह लेगी। हमने कोई ठेका नहीं लिया इस अनाथ का पालन पोषण करने का। हमारे भी अपने बच्चे हैं, उनका भी पालन पोषण करना है। पैसे पेड़ पे तो नहीं लग रहे हैं। अरे भाग्यवान, तू कैसी बातें कर रही है? अभी तो बेचारी ने अपने माता पिता को खोया है और तू कैसी बातें कर रही है? इस मनहूस को आए भी 1 घंटा नहीं हुआ और अभी से आपने इस मनहूस की साइड लेनी शुरू कर दी। मुझे सब दिखाई दे रहा है कि आपको तो बस अपनी भतीजी ही प्यारी है। देखो जी, मैं आपसे एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आपने इसकी साइड ली और मेरे काम में दखल अंदाजी की तो मैं अपने बच्चों को लेकर मई के चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। चाहे कितना भी बुलाते रहना, मेरे पैर भी पड़ जाना, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। ये मेरी आखिरी वार्निंग है, इसे अच्छी तरह समझ लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता चाचा और चाची में झगड़ा बढ़ जाता है। यह देखकर आरोही को बहुत दुख होता है। तभी आरोही अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आप चाचा जी से झगड़ा मत कीजिए और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। और चाचा जी प्लीज, आप भी मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। चाची जी, मुझे क्या करना होगा बता दीजिए। अभी भी तो आया और पहाड़ के नीचे। चल जल्दी से घर की सफाई कर और उसके बाद बर्तन भी साफ करने हैं। और हाँ, कपड़े मत भूल जाना, बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े हैं, वो भी धुलने हैं। और ये क्या ड्रामा दिखा रही है, आंसू दिखा रही है? मैं तेरे इन आंसू से डरने वाली नहीं हूँ। चल जल्दी से काम पर लग जा और उसके बाद तुझे तेरे हिस्से का खाना मिल जाएगा, मनहूस। बेचारी आरोही अभी वह अपने माता पिता के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि उसे अपनी चाची का अत्याचार सहना भी पड़ता है। आरोही ने आज से पहले कभी काम नहीं किया था। वह तो बस पढ़ाई करती थी और अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, कूदती थी, लेकिन माँ पिता की मृत्यु के बाद उसे अब ये सब काम भी करने पड़ते हैं। वह बहुत मुश्किल से घर की सफाई करती है और उसके बाद बर्तन साफ करती है और जैसे ही कपड़े धोने के लिए जाती है तब पानी नहीं होता। तभी वह अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी, मटके में थोड़ा पानी था, उससे मैंने बर्तन तो साफ कर दिए, लेकिन मुझे और पानी नजर नहीं आ रहा। कपड़े कैसे धोऊं समझ में नहीं आ रहा। हाँ मनहूस, मुझे पता है कि पानी नहीं है और हमारे घर में पानी तुम्हारे घर की तरह नहीं आता। जैसे शहर में टोटी लगी होती है, हमारे यहाँ पर नदी पर जाकर पानी भर के लेकर आना होता है और उससे काम करते हैं और कपड़े हम नदी पर जाकर धोते हैं। इससे सारे गंदे कपड़े उठा, नदी पर जा और उन्हें धो के लेकर आ। और कहीं पर भी दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। समझ रही है ना? तभी तुझे खाने के लिए मिलेगा, वरना सोच ले रोटी का एक निवाला नहीं मिलने वाला। आरोही
रोते हुए सभी गंदे कपड़े उठाती है और नदी पर धोने चली जाती है और वहां जाकर बहुत मुश्किलों से उन कपड़ों को धोती है और रोती रहती है और उसके बाद घर आ जाती है। महिमा अपने पति और अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी और दूर खड़ी आरोही देख रही थी। तभी महिमा का छोटा बेटा राहुल आरोही से कहता है, दीदी दीदी आप दूर क्यों खड़ी हैं? सुबह से आप बस काम ही कर रही हैं, कुछ खाया भी नहीं है। आ जाइए, हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। कोई जरूरत नहीं है इस मनुष्य नौकरानी को हमारे पास बुलाने की। जब हम सब खाना खा लेंगे उसके बाद ही हमारे आगे का बचा कुचा खाएगी। यही इसकी औकात है, इससे ज्यादा नहीं। और तू ज्यादा दीदी का चमचा मत बन, आज के बाद मैं तुझे इससे बोलता हुआ ना देख लूं। ऐसा कहकर महिमा अपने बेटे को चुप कर देती है और उसके बाद सभी खाना खाकर चले जाते हैं और बेचारी आरोही उनके आगे का बचा कुचा खाती है और अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। ऐसे ही रोज रोज आरोही के ऊपर अत्याचार हो रहे थे और हमेशा की तरह आज भी आरोही नदी के पास कपड़े धो रही थी कि तभी महिमा की एक ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली जाती है, जिसे देखकर आरोही बहुत ज्यादा रोती है। अरे नहीं नहीं, यह क्या अनर्थ हो गया। चाची जी की ब्रांडेड साड़ी नदी में बहकर दूर चली गई और अगर चाची जी को पता चला तो वह तो मुझे मार मार कर जान से ही मार देंगी। मैं क्या करूं? चाची जी की साड़ी कैसे वापस लेकर आऊं? ऐसा सोचकर आरोही बहुत रो रही थी और वह दोपहर से शाम तक बैठी रहती है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर वह घर जाएगी तो उसकी बहुत ज्यादा पिटाई होगी। लेकिन और वह कर भी क्या सकती थी, उसे घर भी जाना था। आरोही बहुत हिम्मत करती है और घर चली जाती है और अपनी चाची को बता देती है कि कैसे उनकी साड़ी बहकर दूर चली गई। जब वह यह सुनती है तो गुस्से में लाल पीली हो जाती है और आरोही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उसके बाद उससे कहती है, मनहूस, वह साड़ी मेरी फेवरेट थी और मेरी सबसे ज्यादा महंगी थी। तूने उसे इतनी आसानी से नदी में बहा दिया। जरूर यह तूने जानबूझकर किया है। नहीं नहीं चाची जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो सभी कपड़े धोकर घर वापस आ रही थी, लेकिन तभी बहुत तेज हवा चली और आपकी साड़ी उड़कर नदी में गिर गई। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह बहुत दूर जा चुकी थी। आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं तो जैसे मनहूस को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये तूने जानबूझकर ही किया है। मैं कुछ नहीं जानती कि वह साड़ी तू मुझे कैसे लाकर देगी, लेकिन मुझे वह साड़ी जरूर चाहिए। अगर तूने मुझे वह साड़ी लाकर नहीं दी तो सोच लेना कि मैं तेरा क्या हाल करूँगी। इस घर में तो तुझे मैं रहने ही नहीं दूंगी, लेकिन तेरा हाथ पैर भी तोड़ दूंगी और तेरी पूरी शक्ल भी बिगाड़ दूंगी। किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं बचेगी। इसलिए जा और मेरी साड़ी लेकर आ। चाची जी, रात बहुत हो रही है। जंगल में नदी के पास इतनी रात को जाऊंगी तो अगर कोई खतरनाक जानवर आ गया और उसने मुझे अपना शिकार बना लिया? जानवर तुझे अपना शिकार बनाए या ना बनाए, अगर तू मेरी साड़ी लेकर नहीं आई तो तुझे मैं अपना शिकार जरूर बना दूंगी। इसलिए चुपचाप जा और मेरी साड़ी लेकर आ। आरोही रोते हुए जंगल की ओर जा रही थी और अपने माता पिता को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। पिताजी, आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? काश उस कार एक्सीडेंट में मैं भी आप लोगों के साथ मर जाती तो कितना अच्छा रहता। कम से कम मुझे आज चाची का इतना अत्याचार तो सहना नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे इतने रात को घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं उनकी साड़ी कहाँ से लेकर आऊंगी? अगर साड़ी नहीं लेकर आई तो वो मुझे अपने घर में रहने तो देंगे ही नहीं, साथ में पिटाई भी बहुत ज्यादा करेंगी। आज मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है। इस तरह आरोही रोते हुए नदी तक पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर आरोही देखती है तो पूरा नजारा बदला हुआ ही होता है, क्योंकि आरोही देखती है कि उसके सामने दो नदी हैं। एक तरफ सोने के मटके बह रहे थे तो दूसरी तरफ चांदी के मटके बह रहे थे, जिसे देखकर आरोही कहती है, अरे यह मैं क्या अद्भुत नजारा देख रही हूँ। मेरे सामने सोने और चांदी के मटके की नदी, लेकिन दोपहर तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था। दोपहर तो यहाँ पर सादा पानी बह रहा था, लेकिन अचानक ये सब क्या? आरोही ऐसा कह ही रही थी कि तभी जादू सोने के मटके की नदी से आवाज आती है, यह वह नदी नहीं है जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। तुम रास्ता भटक गई हो और तुम यहाँ आ गई।
चलो अच्छा ही है कि कोई इंसान यहाँ तो आया। मैं इस ज्यादा सोने के मटके की नदी हूँ और इस सोने के मटके के अंदर एक चुड़ैल है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वह कैद है और जैसे ही वह चुड़ैल आजाद हो जाएगी तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत देगी, इतनी सारी धन दौलत कि तुम्हारी जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन वह चुड़ैल आजाद होकर तबाही भी मचा सकती है, लेकिन वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। मैं कब से किसी इंसान का इंतजार कर रही थी, लेकिन कोई यहाँ पर आता ही नहीं था। चलो अच्छा है कि जाने अनजाने में तुम यहाँ आ गई। मैं जादू चांदी के मटके की नदी हूँ और जादू चांदी के मटके के अंदर एक बहुत सुंदर परी है जिसे एक चुड़ैल ने कैद किया है। अगर तुम उसे आजाद कर देती हो तो तुम्हें मिलेगा तो कुछ भी नहीं, लेकिन वह परी आजाद हो जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें धन दौलत चाहिए या तुम परी को आजाद करना चाहती हो। जादू सोना चांदी के मटके की नदी, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूंगी। धन दौलत के लालच में आकर एक खतरनाक चुड़ैल को आजाद नहीं करूंगी, बल्कि मैं एक अच्छी परी को आजाद करूंगी। चाहे इसके बदले मुझे कुछ भी ना मिले, मैं बुरा काम कभी नहीं करूंगी। इसलिए मैं जादू चांदी के मटके की परी को आजाद करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर आरोही जादू चांदी के मटके को उठाती है और जादू चांदी के मटके की परी को आजाद कर देती है। जैसे ही परी आजाद होती है तो वह उससे खुश होकर उसे बहुत सारी धन दौलत देती है। बहुत सारे हीरे, सोना, पैसा, इतने सारे धन दौलत पाकर आरोही बहुत ज्यादा खुश होती है और परी को धन्यवाद कहकर अपनी चाची के घर आ जाती है। इतनी सारी धन दौलत देकर चाची की आंखें चमक जाती हैं और महिमा आरोही को जोर से थप्पड़ मारकर कहती है, इतना सारा सोना, हीरे, पैसे तुझे कहाँ से मिले? मुझे सच सच बताना। अगर तूने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जल्दी बता कि तुझे इतनी सारी धन दौलत कहाँ से मिली, कहाँ से लेकर आई? क्या कहीं तूने चोरी की है? आरोही अपनी चाची को सब सच बता देती है कि उसे जादू सोना चांदी के मटके की नदी मिली जहाँ से उसे इतनी सारी धन दौलत मिली है। यह सुनकर महिमा लालच में आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती है, ये मनहूस तो हमेशा बेवकूफ की बेवकूफी रहेगी। जब जादू सोने के मटके की नदी कह रही थी कि चुड़ैल को आजाद करने की वजह से इसे इतनी सारी धन दौलत मिलेगी कि पूरी दुनिया में इससे अमीर कोई और नहीं होगा, तो ये क्या बेवकूफ थी जो इसने जादू चांदी के मटके को चुना और उसकी परी को आजाद किया? मैं तो जादू सोने के मटके को चुनती, बेवकूफ। ऐसा सोचकर महिमा भी जादू सोने और चांदी के मटके की नदी के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर तुरंत जादू सोने का मटका उठा लेती है और उसे खोल देती है। और जैसे ही वह उसे खोलती है तो उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक चुड़ैल निकलती है और वह चुड़ैल तुरंत ही महिमा को खा लेती है और दोबारा से जादू सोने के मटके के अंदर चली जाती है। इस तरह आरोही की चाची को उसके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ आरोही अपने अच्छे स्वभाव की वजह से इतनी सारी धन दौलत के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।